हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल की एक टॉपिक की जिसका नाम है कॉस्ट प्राइस मेथड्स। तो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने आपको जो स्टोर लेजर अकाउंट के बारे में और मटेरियल प्राइस ऑफ मटेरियल इशूड के और उसके मेथड्स के नाम के बारे में बताया था, जो हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। आज की इस वीडियो में हम आपको इनकी डिटेल में इन्फॉर्मेशन को दे रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस मेथड्स की। तो जैसा कि आपको हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इशूड के जो मेथड्स थे उसमें से एक मेथड है हमारा कॉस्ट प्राइस मेथड, और इसमें हमने आपको बताई थी कि इसके अंतर्गत सबसे पहले आता है फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट मेथड। तो उससे पहले आइए फ्रेंड गाइस जानते हैं हम कॉस्ट प्राइस मेथड्स के बारे में। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कॉस्ट प्राइस मींस द प्राइस एट विच द मटेरियल हैज़ बीन रिसीव इन द स्टोर। तो गाइस, हम यह कह सकते हैं कि जो हमारा लागत मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस का मतलब लागत मूल्य से आशय उस मूल्य से होता है जो कि हमारे जो स्टोर होती हैं हमारी, जिसको हम भंडार गृह बोल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे स्टोर रूम से जिस मूल्य पर हम अपने मटेरियल को इशू करते हैं या मटेरियल को हम जो निकालते हैं वो हमारी क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। यानी कि इन शॉर्ट कहें तो ये कह सकते हैं कि जिस प्राइस पर हम स्टोर से मटेरियल को इशू करते हैं या प्राप्त करते हैं उस प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। In addition to purchase price of material, it includes some other items also such as freight, ऑक्ट्री, इंश्योरेंस, ईटीसी। तो गाइज, हम कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा मटेरियल को परचेज़ करने का जो प्राइस होता है उसके साथ में जो भी हमारे एडिशनल एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे फ्रेट है, ऑक्ट्री है, इंश्योरेंस है, जो भी अदर एक्सपेंसेस होते हैं परचेज से रिलेटेड, यानी कि एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, उन सबको हम इसमें जोड़ देते हैं या इसमें इंक्लूड कर देते हैं। डिस्काउंट इन परचेज प्राइस इज़ आल्सो टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि गुड्स को यानी कि मटेरियल को परचेज करते समय अगर हमें कोई डिस्काउंट मिलता है तो उसका एडजस्टमेंट भी हमें इस प्राइस पे करना होता है। तो गाइज, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस का कॉन्सेप्ट होता है कि वो प्राइस, वो मूल्य जिस मूल्य से हम किसी मटेरियल को स्टोर से रिसीव करते हैं या स्टोर से हम उसको इशू करते हैं, वो प्राइस हमारा कॉस्ट प्राइस कहलाता है। तो गाइज, इसमें हमारे पास कुछ मेथड दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट मेथड। तो फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट मेथड, तो इसका मतलब होता है कि जो गुड्स पहले आता है पहले उसे इशू किया जाता है, उसको हम फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट मेथड बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में हम फीफो बोलते हैं। तो गाइज, इसका मीनिंग होता है आपका, इन दिस मेथड it is assumed that the material received first in the stores are issued first, and hence the material in stock are the materials purchased in the last। तो गाइज, हम इसमें कह सकते हैं कि जो फीफो मेथड होता है इसका कॉन्सेप्ट होता है, इसमें यह माना जाता है कि जो माल हम या जो मटेरियल हम पहले परचेस करते हैं पहले हमें उसी मटेरियल को इशू करना होता है या उसी मटेरियल को इशू किया जाता है। यानी कि फीफो मेथड के अंदर जो माल पहले ख़रीदा जाता है पहले उसको इशू किया जाता है, और जब उस क्वांटिटी की पूरी रिक्वायरमेंट कंज्यूम्ड या कंज्यूम हो जाती है तब उससे पहले वाले स्टॉक में से माल को इशू किया जाता है। इट डज़ नॉट हाउएवर मीन दैट फिजिकल इशू ऑफ द स्टॉक इज़ एक्चुअली इन द ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट इन फर्स्ट आउटपुट। यहाँ इनका कहने का कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पर जो माल हमने पहले ख़रीदा है प्राइसेस के आधार पर, यानी कि यहाँ पे हमें देखना होगा कि जो गुड्स हम पहले ख़रीदते हैं उसको ही हमें पहले इशू करना होता है। यानी कि जो माल पहले ख़रीदा जाएगा पहले उसको ही इशू किया जाता है। दस दिस मेथड यूज द प्राइस ऑफ द फर्स्ट बैच ऑफ मटेरियल परचेज फॉर ऑल इशूड until all material from this batch are fully unlisted। ये कहते हैं गाइस कि जब तक हमारे पास जो एक स्लॉट या एक लॉट आया होता है किसी मटेरियल का, तो जब तक वो मटेरियल का जो स्लॉट होता है वो पूरा फिनिश ना हो जाए, पूरा यूटिलाइज ना हो जाए, तब तक हम अगले स्लॉट को नहीं खोलते हैं या नहीं लेते हैं। यानी कि फीफो में जो पहले आया हुआ स्लॉट होता है जब वो पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद ही हमें नेक्स्ट स्लॉट को लेना होता है।
देयर आफ्टर द मटेरियल आर इशूड एट द नेक्स्ट परचेज प्राइस एंड सो ऑन। तो गाइज उसके बाद जब हमारा जो पहला स्लॉट है जब वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो हमने या ये कह सकते हैं कि उससे पहले जो हमने ख़रीदा होता है फिर हम उस माल को इशू करते हैं। यानी कि सपोज़ कीजिए कि हमने एक 1 जैन को गुड्स ख़रीदा, उसके बाद हमने 5 जैन को गुड्स ख़रीदा और हमने 7 जैन को इशू किया कुछ गुड्स। तो पहले हमें जो 5 जैन जो 1 जैन को हमने जो गुड्स ख़रीदा होगा पहले हम उसमें से इशू करेंगे। जब वो 1 जैन वाला पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम 5 जैन वाले गुड्स को यूज़ में लेंगे। इन अदर वर्ड्स द मटेरियल आर इशूड एट द ओल्डेस्ट प्राइस लिस्टेड इन द स्टोर लेजर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम स्टोर लेजर हम बनाते हैं, जिसकी हमने आपको लास्ट वीडियो में स्टोर लेजर की पूरी डिटेल आपको बताई थी, तो आप उसकी डिटेल लास्ट वीडियो से देख सकते हैं। तो गाइस जो स्टोर लेजर होता है जो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ओल्डेस्ट प्राइस यानी कि जो सबसे पहले हमने जो गुड्स को परचेज़ किया होगा हमें उसको पहले इशू करना होगा, उसके बाद फिर हम बाद वाले प्राइस को इशू करेंगे। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि फीफो मेथड का कॉन्सेप्ट होता है कि जिस गुड्स को सबसे पहले ख़रीदा जाता है पहले उसको इशू करते हैं, उसके कंप्लीट होने के बाद ही अगले गुड्स को हम इशू करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट हम इसके बारे में समझते हैं, इसके जो फीफो होते हैं इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज हमारी क्या हो सकती हैं, इनके बारे में हम समझते हैं। तो गाइज जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एडवांटेज में द सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग एडवांटेज, यानी कि कहते हैं कि जो फीफो मेथड होता है उसके अंतर्गत जो एडवांटेज हैं वो आपको सामने दिए गए हैं। जिसमें सबसे पहले आपसे कहा है मटेरियल आर इशूड एट द एक्चुअल कॉस्ट, हैंस नो अनरिलाइज प्रॉफिट और लॉस एक्वर्स टू द ऑर्गेनाइजेशंस। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इस मेथड का जो फ़ायदा होता है उसमें ये हमारा एक एडवांटेज होता है कि हमने इसको जिस प्राइस पे परचेज़ किया है उसी प्राइस पे हम जब इसको इशू कर देते हैं तो हमारा कोई भी जो अनरिलाइज अमाउंट होता है या बकाया अमाउंट होता है वो इसमें कुछ नहीं बचता है। यानी कि हमारे पास जो लॉसेस के चांसेस होते हैं या जो हमारे जो गुड्स को वेस्टेज के चांसेस होते हैं वो इसमें बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जिस प्राइस पे हमने इसको परचेज़ किया होता है उसी प्राइस पे हम इसको इशू कर देते हैं। तो इसलिए इसमें ये हमारे को फ़ायदेमंद रहता है। नेक्स्ट है इट इज़ बेस्ड ऑन रियलिस्टिक अजम्पशन दैट मटेरियल्स रिसीव फर्स्ट आर इशूड फर्स्ट। तो गाइज़ यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास माल पहले आया था हम उसको पहले इशू कर देते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर जो गुड्स होता है उसके वेस्टेज होने की चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि जो हमारे पुरानी जो भी मटेरियल होता है जब वो पहले इशू हो जाता है तो उसके ख़राब होने या नष्ट होने के चांस भी इसमें बहुत कम हो जाते हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इज़ डन एट द करेंट मार्केट प्राइस। और दूसरा जो हम अपनी वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, जो हम क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं वो भी बहुत आसानी से की जा सकती है, क्योंकि उसको वो और जो मार्केट प्राइस होगा वो दोनों लगभग इक्वली होगा या बराबर होगा। द मेथड इज़ सिंपल एंड ईजी टू ऑपरेट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये मेथड जो है ये बहुत ही सरल और व्यवहारिक होता है, हम इसे आसानी से इसको यूज़ में ले सकते हैं। अब कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी हैं गाइस। तो जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि द सिस्टम हैज़ द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। इसमें कहते हैं कि एज द मटेरियल इशू आर मेड अ ओल्ड प्राइस द कॉस्ट ऑफ मी डज नॉट रिफ्लेक्ट द करंट इकोनॉमिक वैल्यू। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि जैसे यहाँ पर हम जो भी हमारी विभिन्न अलग अलग डेट में जो हम इसको गुड्स को हम ख़रीदते हैं तो उसकी कंडीशन में हमारे को ये जानना इसमें ज़रूरी हो जाता है कि जो हमारी करंट इकोनॉमिक वैल्यू है वो क्या है। तो वो हम इसमें पता नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि जो ओल्ड प्राइस होता है हम उसी प्राइस पे जब इसको इशू करते हैं तो जो करंट वैल्यू होती है गुड्स की, अगर मान लीजिए जैसे हमने ओल्ड प्राइस हमारा है कम और हमने करंट वैल्यू है ज़्यादा, तो वहाँ पे इसमें कुछ लॉसेस का भी सामना करना पड़ सकता है। इन मार्केट it makes the cost of production fluctuate from period to period when the changes in market price। तो यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज ये भी हो जाता है कि क्योंकि यहाँ पर जो हम अलग अलग डेट में गुड्स को मटेरियल को ख़रीदते हैं, अलग अलग मूल्यों पर हम उसको ख़रीद के इकट्ठा करते हैं, तो उस कंडीशन में कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारा जो प्राइस है और जो मार्केट का प्राइस है वो अलग अलग हो जाता है और उसमें हमारे को कुछ लॉस भी हो सकते हैं। इट मेक्स द कॉस्ट comparison of two jobs difficult because the price of two different jobs on the same date may be
डिफरेंट। तो गाइस हम यहाँ ये कह सकते हैं एक तरीके से कि एक ही तिथि को जब हम अलग अलग जो भी हमारे जॉब्स होते हैं या कार्य होते हैं, जब हम उनको इशू करते हैं तो उनका जो मूल्य होता है वो भी अलग अलग हो सकता है। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज हैं हमारे। तो हम इन शॉर्ट में ही कह सकते हैं कि इट मे बी मेंशन हेयर दैट इन पीरियड्स ऑफ राइजिंग प्राइस द फीफो मेथड प्रोड्यूस हायर प्रॉफिट बिकॉज लोअर कॉस्ट इज चार्ज टू प्रोडक्शन, द पोजिशन इज रिवर्स ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ फॉलिंग प्राइजेस। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि इस मेथड के अंदर जो भी हमारे जो क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूशन होता है वो हमारे जो मटेरियल की जो करंट प्राइस को जो दिखाता है, और जो हमारे जो मटेरियल की जो लगातार कमी आती है प्राइस में वो उसको उसके बराबर इंक्लूड नहीं कर पाता। यानी कि हम इन शॉर्ट में कहें तो ये कह सकते हैं कि जो फीफो मेथड होता है, it may be mentioned here that in periods of rising price, the FIFO method produce higher profit because lower cost is charged to production. The position is reversed during period of falling prices. सो गाइस हम ये कह सकते हैं एक तरीके से इस मेथड के अंदर कि इस मेथड में जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूशन होता है वो एक तरीके से हमारा जो करंट मार्केट प्राइस होता है उसी पे होता है, और जब मार्केट में जो मेटेरियल के मूल्य में जो लगातार कमी हो रही होती है तब उस कंडीशन में इस मेथड को अपनाना फ़ायदेमंद होता है, लाभदायक होता है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट मेथड। तो लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट मेथड, जैसा कि आप इसके नाम से समझ रहे हैं कि इसका मतलब होता है कि जो गुड्स हमारा बाद में आता है पहले हमें उसको इशू करना होता है। तो इसका मतलब इन दिस मेथड द मटेरियल परचेज इन द लास्ट आर इशूड फर्स्ट ऑन द कॉस्ट प्राइस। यानी कि इस मेथड के अंतर्गत जो मटेरियल को हमने सबसे लास्ट में ख़रीदा होता है उस मटेरियल का जो प्राइस होता है उसको हमें इशू करते समय यूज़ में लेना होता है। द लीफो मेथड विच इज़ जस्ट द अपोजिट ऑफ फीफो मेथड। हम ये कह सकते हैं कि जो लीफो मेथड होता है वो जस्ट अपोजिट होता है किसके, फीफो मेथड का। इज़ बेस्ड ऑन अजम्पशन दैट द लास्ट मटेरियल परचेज आर द फर्स्ट मटेरियल इशू। यानी कि ये जो जिस मान्यता पर आधारित है वो ये है कि जो मटेरियल सबसे बाद में खरीदी जाएगी पहले हमें उसको इशू करना होता है। इन अदर वर्ड, issues under this method are priced at rates paid for the latest lot of material purchase। तो ये कह सकते हैं हम इसमें कि इस मेथड के हम अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि इशू अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंतर्गत हम उस माल को इशू करते हैं जो माल सबसे बाद में परचेज़ किया जाता है, जो लेटेस्ट परचेज़ किया जाता है उसी को ही हम इशू कर देते हैं। द प्राइजिंग प्रोसेस कंटिन्यूज until all units from the batch have been issued. आफ्टर दिस द प्राइस ऑफ प्रीवियस बैच ऑफ मटेरियल परचेज इज यूज। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमने सबसे बाद में मटेरियल को परचेज़ किया होता है, जब उस मटेरियल का सारा जो क्वांटिटी होती है जब हम उसको पूरा यूज़ में ले लेते हैं, वो फिनिश हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ही फिर हमारे को नेक्स्ट जो उससे पहले हमने गुड्स ख़रीदा होता है उसको फिर हम उसके यूज़ में लेते हैं। तो गाइस ये हमारा लीफो मेथड होता है। इन शॉर्ट में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो माल सबसे बाद में ख़रीदा जाता है उस माल को पहले हम इसमें इशू करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट मेथड के एडवांटेज की। तो इसमें जैसे आपको दिया है स्क्रीन पर, द मेन एडवांटेज ऑफ दिस मेथड आर मटेरियल इशूड आर बेस्ड ऑन द एक्चुअल कॉस्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो मटेरियल इशूड होता है वो हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उस पर होता है। इशू प्राइस इज जनरली नियरर टू और इक्वल टू द करंट मार्केट प्राइस। तो हम ये कह सकते हैं जो इशू प्राइस होता है और जो हमारा मार्केट या करंट मार्केट प्राइस होता है वो लगभग बराबर होते हैं। हैंस द करंट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मैच्ड विद करंट सेल्स रेवेन्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से जो हमारे मार्केट में जो मटेरियल की जो वैल्यू होती है और जो हमारी इशू प्राइस की वैल्यू की वजह से जो उसकी कॉस्ट आती है वो लगभग सिमिलर होती हैं, बराबर होती हैं, और हमें एक्चुअल प्रॉफिट की भी आसानी से कंपटीशन कर सकते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट इज मोर रियलिस्टिक एंड हैंस फिक्सेशन ऑफ सेलिंग प्राइस बिकम इजी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस मेथड के अंतर्गत जो भी हमारा प्राइस होता है, यानी कि जिस प्राइस पर हम गुड्स को इशू करते हैं, तो जिस प्राइस पर हम गुड्स को इशू करते हैं उस प्राइस का और जो मार्केट प्राइस होता है वो लगभग बराबर होता है, उसको आसानी से हम यूज़ में ले सकते हैं।
द मेथड इज़ सिंपल टू ऑपरेट पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ स्टडी प्राइसेस। तो हम ये कह सकते हैं कि इस मेथड के अंतर्गत जो हमारा इशू प्राइस होता है बाज़ार के मूल्य के समीप होने के कारण जो हमारी उत्पादित वस्तु होती है उसकी सही कंप्यूटेशन हम आसानी से कर पाते हैं। यानी कि एक तरीके से द मेथड इज़ सिंपल टू ऑपरेट, इसको हम आसानी से अपने ऑपरेट में यूज़ में ले सकते हैं अपने यूज़ करने के आधार पर। तो गाइस कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि दिस मेथड सफ़र्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिसएडवांटेज, जिसमें पहला कहता है क्लोजिंग इन्वेंट्री डज नॉट रिफ्लेक्ट करंट मार्केट कंडीशन। यानी कि इसमें जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो करंट मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। दिस मेथड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशन व्हेन प्राइस आर सब्जेक्ट टू फ्रिक्वेंट फ्लक्चुएशन। ये कहते हैं यहाँ पर कि इस मेथड के अंदर जो भी हमारे मार्केट जो फ्लक्चुएशन होती हैं, जो फ्लक्चुएट होती है, उसकी कैलकुलेशन हम आसानी से अपनी प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं कर पाते हैं। इट मेक्स कॉस्ट कंपैरिजन डिफ़िकल्ट बिकॉज मटेरियल कॉस्ट ऑफ सिमिलर जॉब्स मे बी डिफर बिकॉज ऑफ इशूइंग बीइंग मेड एट डिफरेंस प्राइजेस। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर एक तरीके से कि अलग अलग जो प्राइसेस पर जब हम मटेरियल को ख़रीदते हैं तो उसके लिए फिर हमारे को जो मटेरियल को जो रखने के लिए भी हमारे को जो कंडीशंस पड़ती हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इट मेक्स कॉस्ट कंपैरिजन डिफ़िकल्ट बिकॉज मटेरियल कॉस्ट ऑफ सिमिलर जॉब्स में डिफ़र बिकॉज ऑफ इशू बीइंग मेड एट डिफरेंट प्राइजेस। यानी कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी जो अलग अलग मूल्यों के अनुसार जो सामग्री रखने के लिए हमें बहुत अधिक आवश्यकता पड़ती है जगह की, जिसकी वजह से इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो गाइस हम ये कह सकते हैं कि इन नटशेल इट कैन बी सेड दैट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइजेस प्रॉफिट एंड टैक्सेस वुड बी लोअर देन अंडर फीफो मेथड। तो ये कह सकते हैं हम कि जो हमारा जो फीफो मेथड होता है तो उसके अंदर जो प्राइसिंग होती हैं जब वो हमारे बढ़ रहे होते हैं तब हम उसका यूज़ में ले सकते हैं। In period of falling prices, the closing stock would be valued at higher prices and thus the profit of taxes would be higher। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि जब हमारे जो पीरियड ऑफ फॉलिंग प्राइस यानी कि जब प्राइस में कमी होती है तो क्लोजिंग स्टॉक वुड बी वैल्यूड एट हायर प्राइजेस, और जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो हमारा हायर प्राइजेस पर होता है, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट और टैक्सेस होते हैं वो हमारे बढ़ जाते हैं और हमारा टैक्स जब प्रॉफिट बढ़ता है तो उसमें हमारा टैक्स की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से इसके कुछ एडवांटेज भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा हाईएस्ट इन फर्स्ट आउटपुट मेथड। तो जैसे कि इसके नाम से पता लग रहा है हाईएस्ट का मतलब कि जो माल सबसे ज़्यादा महंगा होता है पहले हमें उसको इशू करना होता है। यानी कि इस मेथड के अंतर्गत जो मटेरियल हमने सबसे हाई प्राइस पे ख़रीदा होता है पहले हमें उसको इशू करना होता है। तो गाइस इसमें कहते हैं हम इन दिस मेथड मटेरियल परचेज एट द हायर प्राइस आर इशूड फर्स्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ परचेज। यानी कि हम ये कह सकते हैं इस मेथड के अंतर्गत जो मटेरियल हमने सबसे हाईएस्ट प्राइस पे ख़रीदा होता है पहले हमें उसको इशू करना होता है। आफ्टर दिस द नेक्स्ट हाईएस्ट प्राइस इज इशूड, और उसके बाद फिर जो उससे पहले का हाईएस्ट प्राइस होता है फिर हम उस पर मटेरियल को इशू करते हैं। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द हाईली प्राइस मटेरियल शुड बी कंज्यूम्ड एट द अर्लीस्ट। तो ये मेथड इस बात पर आधारित होता है कि जो गुड्स हमने सबसे ज़्यादा महंगा ख़रीदा होता है, सबसे ज़्यादा प्राइस का ख़रीदा होता है, पहले हमें उस गुड्स को इशू कर लेना चाहिए। यानी कि जो माल सबसे महंगा है पहले हम उसको इशू कर देते हैं, उसके बाद फिर जो माल उसके बाद महंगा होता है या उससे कम महंगा होता है तब हमें उसको इशू उसे करना होता है। Thus, in HIFO method, the production absorbs the high cost of material and closing stock is valued at lower rates। तो ये कह सकते हैं कि जो HIFO मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग इनका जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये है कि जो गुड्स हम इशू कर रहे हैं वो तो हाई प्राइस का इशू करें और जो क्लोजिंग में हम पे मटेरियल बचेगा वो लोअर प्राइस का होना चाहिए। दिस मेथड इज मेनली यूज्ड इन केस ऑफ कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट और मोनोपोली प्रोडक्ट एट इट इज़ हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्रोडक्ट।
तो ये कहते हैं गाइस कि ये नॉर्मली उन मेथड में उन जगहों पे ज़्यादा यूज़ होता है जहाँ पर हम कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं या जहाँ पर मोनोपोली हमारे प्रोडक्ट होते हैं। इन शॉर्ट कहें तो हम ये कह सकते हैं जहाँ पर हम अपनी कॉस्ट को ज़्यादा दिखाना चाहते हैं या जहाँ पर कि हम अपनी जो गुड्स की वैल्यूशन होती है वो हमें ज़्यादा दिखानी होती है, वहाँ पे हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। दिस मेथड इज़ वेरी सूटेबल इन फ्लैक्चुएटिंग मार्किंग बिकॉज कॉस्ट ऑफ हैवली प्राइस मटेरियल इज रिकवर्ड फर्स्ट एंड इन्वेंट्री वैल्यूशन इज़ केप्ट एट लोएस्ट। तो ये कह सकते हैं कि ये वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है जहाँ हमारा जो मार्केट है बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है, यानी कि जहाँ पर मटेरियल के जो अमाउंट होता है उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। तो इस वजह से जब हम महंगे माल को पहले अगर इशू कर देते हैं तो अगर हमारे पास जो स्टॉक बचता है अगर उसकी वैल्यू में गिरावट भी आती है तो हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि हम पे जो वैल्यू ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री बची होती है वो उसी लोअर अमाउंट की बची होती है, क्योंकि हायर अमाउंट का माल हम पहले इशू कर चुके होते हैं, इसलिए लोअर अमाउंट से हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री बची होती है। तो दिस मेथड इज़ रियली फाउंड इन एक्चुअल यूज़। तो ये हम कह सकते हैं कि नॉर्मली अब इस मेथड का यूज़ बहुत कम किया जाता है, क्योंकि इस मेथड का यूज़ जो अधिकतर किया जाता है वो ऐसे प्रोडक्ट या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में किया जाता है जहाँ पर कि कोई भी मैन्युफैक्चरर अपने कॉस्ट को ज़्यादा दिखाना चाहता है और अपने प्रॉफिट को कम करके टैक्स में बचत पाना चाहता है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि हाई इन फर्स्ट आउटपुट मेथड का यूज़ ये होता है कि इस मेथड के अंदर जो माल सबसे महंगा होता है पहले उसे इशू किया जाता है, फिर उसके बाद उससे कम मूल्य के माल को इशू किया जाता है। तो गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बेस स्टॉक मेथड। तो जैसे आप देख रहे हैं अपने इसमें कि बेस स्टॉक मेथड, तो बेस स्टॉक मेथड का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें ये है, यहाँ पर कहते हैं कि अंडर दिस मेथड अ सर्टेन minimum stock of material at a specific rate is always maintained and the movement of stock takes place above this minimum base stock। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि इस मेथड के अंतर्गत जो भी हमारा मिनिमम मटेरियल का स्टॉक होता है उसको हम एक फ़िक्स प्राइस पर अपने पास रख सकते हैं, और चाहे हमारी जो भी रेट्स होते हैं उसमें जितना भी हम उतार चढ़ाव होता हो, लेकिन हम एक फ़िक्स अमाउंट से अपने पास उसको मटेरियल को मेंटेन रख सकते हैं। द स्टॉक ओवर द बेस स्टॉक कैन बी वैल्यूड बाय अडॉप्टिंग एनी मेथड। तो ये कह सकते हैं कि इस मेथड को जनरली हम किसी भी मेथड के साथ में यूज़ में ले सकते हैं। दस लाइक फीफो लीफो और हिफो दिस मेथड इज़ नॉट एन इंडिपेंडेंट मेथड। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारे जैसे कि हम फीफो लीफो या हिफो मेथड की बात करते हैं तो ये सब क्या है एक तरीके से हमारे ये इनकी तरह एक तरीके की ये इंडिपेंडेंट मेथड नहीं है, बल्कि ये एक तरीके का आधा स्टॉक मूल्य के सिद्धांत को अगर हम समझना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा मिनिमम स्टॉक का मूल्य होता है वो एक लंबी अवधि या सामान्य मूल्य के रूप में होता है। द बेस स्टॉक इज ऑलवेज मेंटेन एंड इज यूज इन केस ऑफ स्पेसिफिक नीड। दिस मेथड इज यूजफुल इन दोज इंडस्ट्री वेयर रॉ मटेरियल आर द बेसिक मटेरियल। ये कह सकते हैं हम एक तरीके से कि ये जो बेसिक स्टॉक मेथड का हम यूज़ करते हैं ये जनरली हम उस उद्योगों के लिए अधिकतर यूज़ में करते हैं जहाँ पर कि हम मटेरियल को ज़्यादा इन्वॉल्व रखते हैं या हमारा जो प्रोडक्शन होता है उसमें मटेरियल का रोल ज़्यादा होता है या जो मटेरियल की जो परसेंटेज होती है वो उसमें ज़्यादा होती है। जैसे कि कह रहे हैं इन लेदर ऑयल रिफाइनरी एंड क्रूड ऑयल ईटीसी। तो ये कह सकते हैं जहाँ पर कि हम जो कच्ची सामग्री का हम यूज़ ज़्यादा करते हैं, जैसे जो चर्म शोधक या तेल शोधक कारखाने या जो चर्म या जो क्रूड ऑयल यानी कि जो तेल वगैरह बनाने की जो कंपनियां होती हैं उसमें हम इसका यूज़ ज़्यादा ले सकते हैं। वेयर प्रोडक्शन प्रोसेस इज़ ऑफ ए लॉन्गर ड्यूरेशन एंड मेंटेनिंग मिनिमम स्टॉक इज़ एसेंशियल। या ये कह सकते हैं कि जहां हम उत्पादन की प्रक्रिया हमारी लंबी अवधि के लिए होती है और न्यूनतम स्टॉक रखा जाना जहां पर नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है, वहाँ पे हम इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस मेथड के अंतर्गत एक न्यूनतम सामग्री का स्टॉक एक स्थायी मूल्य पर ही सबसे ज़्यादा रखा जाता है। मतलब हम यहाँ पे जो अपने पास स्टॉक रखते हैं वो एक फ़िक्स बेस प्राइस पर रखते हैं, यानी कि एक बेस प्राइस हम मेंटेन कर लेते हैं कि हमें अपने मटेरियल को इस प्राइस पर ही रखना है।
तो गाइस नेक्स्ट आता है हमारा स्पेसिफिक प्राइस मेथड। तो स्पेसिफिक प्राइस मेथड, जैसे हम इसको विशिष्ट मूल्य पद्धति बोल देते हैं, तो ये जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन मटेरियल आर परचेज सेपरेटली फॉर स्पेसिफिक जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट और वर्क्स एंड लेटर ऑन द मटेरियल इज इशूड टू द सेम स्पेसिफिक जॉब। तो हम ये कह सकते हैं कि यह पद्धति उस समय प्रयोग की जाती है जबकि मटेरियल की जो स्पेसिफिक रूप से किसी एक जो जॉब होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, या कोई भी हमें ऑर्डर मिला होता है माल को ख़रीदने के लिए किया जाता है, तथा बाद में वह मटेरियल उसी विशिष्ट कार्य को निर्गमित की जाती है। मतलब इन शॉर्ट कहें तो हम ये कह सकते हैं कि इस मेथड का यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी भी मटेरियल को पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक जॉब या कॉन्ट्रैक्ट के लिए ख़रीदते हैं और उस मटेरियल को केवल उसी पर्टिकुलर जॉब या कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ में लेते हैं, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। Thus, under this method, material is issued at its actual cost. The actual cost covers इनवॉइस प्राइस, फ्रेट, हैंडलिंग चार्ज, कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन ETC। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि इस मेथड के अंतर्गत इस मेथड को जो हम अपनाते हैं, इस मेथड के अंतर्गत जो मटेरियल होती है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसी वैल्यू पे हम इसको इशू करते हैं। यानी कि इस मेथड के अंतर्गत जो एक्चुअल वैल्यू पे जो हमने मटेरियल को परचेज़ किया होता है उसी वैल्यू पर हम इसको इशू करते हैं, और उस जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो इनवॉइस प्राइस होता है, उसके अंदर जो भी हमारे फ्रेट हैं या जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं हमारे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पर कि जैसे जो भी हमारे फ्रेट है, हैंडलिंग चार्ज हैं, जो भी कॉस्ट ऑफ इंस्पेक्शन वगैरह होते हैं, इनको ख़रीदने के संबंध में खर्चे होते हैं, वो सारे इसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो हम इन शॉर्ट कहें तो ये कह सकते हैं कि जब किसी मटेरियल को किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के पर्पज़ से परचेज़ किया जाता है, तब उस कंडीशन में उस मटेरियल का यूज़ उसी कॉन्ट्रैक्ट को के लिए किया जाता है, तब उसको जिस प्राइस पे ख़रीदा जाता है उसी प्राइस पे उसको इशू किया जाता है, और उसमें जो भी हमारे फ्रेट या अदर एक्सपेंसेस होते हैं परचेस करने के कंसर्ट के, वो सारे इसमें जोड़ दिए जाते हैं। तो इसमें कुछ इसके एडवांटेज हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पर कि इट हैज़ फॉलोइंग एडवांटेज। सबसे पहले बात करते हैं हम लेस कैलकुलेशन की, यानी कि इसमें जो हमारी कैलकुलेशन होती है वो बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं दिस मेथड डज नॉट इन्वॉल्व मच कैलकुलेशन एज इज़ डन इन अदर मेथड ऑफ मटेरियल इशू। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पद्धति में जो मटेरियल इशू करने के लिए जो अन्य पद्धतियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें जो कैलकुलेशन की जाती है वो बहुत कम हो जाती है या बहुत नाम मात्र के लिए होती है। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें अगर, तो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशूड। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि इस पद्धति में जो उत्पादन की वास्तविक लागत की गणना होती है, यानी कि जो लागत से अधिक या कम गणना की इसमें समस्या नहीं आती है, यानी कि जो एक्चुअल कॉस्ट होती है उसी पे ही हम इसको लेते हैं, क्योंकि जिस मूल्य पे हम इसको ख़रीदते हैं उसी पे हम इसको इशू करते हैं, इसलिए इसमें कम या ज़्यादा की बात नहीं होती है। प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज़ वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट, दस अवॉइड्स द प्रॉब्लम ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट और लॉस। तो ये हम कह सकते हैं एक तरीके से कि जो अगर हम पे स्टॉक होता है तो वो भी हमारे एक्चुअल कॉस्ट पे ही रखा जाता है, क्योंकि जिस प्राइस पे हम ख़रीदते हैं उसी प्राइस पे हम इसको इशू करते हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस होने की संभावना नहीं रह जाती है। कुछ इसकी डिसएडवांटेज हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आप कि इट हैज़ बीन फॉलोइंग डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे कहते हैं इसमें कि अनसूटेबिलिटी, दिस मेथड इज़ नॉट suitable in case of continuous manufacturing industry where material is purchased frequently and repeatedly। तो हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि यह पद्धति ऐसी जो निर्माणी उद्योग होते हैं उनके लिए अनुपयुक्त रहती है, जहाँ पर कि मटेरियल का जो प्राइस होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है, बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं। कुछ इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी हैं, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि यदि जो हमारे मटेरियल को हम जब खरीदी जाती है तो प्रत्येक जो मटेरियल होती है उसकी अलग अलग पहचान बनाए रखना कठिन हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार प्रत्येक कार्य को निर्गमित की जाने वाली सामग्री के संबंध में जोड़ना भी कठिन हो जाता है। मतलब जैसे कि किसी मटेरियल को हम खरीदते हैं और जब एक से ज़्यादा मटेरियल का जहाँ पे यूज़ होता है तो उस कंडीशन में इनको अलग अलग करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सब एक ही प्राइस पे इशू किए जाते हैं। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक प्राइस मेथड का कॉन्सेप्ट होता है कि ये नॉर्मली एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट या जॉब होती हैं उनके कंसर्न में जब हम किसी मटेरियल को ख़रीदते हैं और उसी कॉन्ट्रैक्ट या जॉब के लिए उस मटेरियल का यूज़ करते हैं, किसी अदर पर्पज़ के लिए नहीं करते हैं, तब इस मेथड का यूज़ किया जाता है। और इस मेथड में जिस अमाउंट पे हम मटेरियल
मटेरियल को परचेज़ करते हैं उसी अमाउंट पे हमें मटेरियल को इशू करना होता है। तो गाइज़ हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक हमारे को क्लियर हुआ होगा। हमने आपको इसमें जो कॉस्ट प्राइस मेथड था उसके अंतर्गत जो हमारे पास जो उसके मेथड थे, जिसमें हमने सबसे पहले आपको फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट मेथड बताया, सेकंड आपको लास्ट इनपुट फर्स्ट आउटपुट मेथड बताया, थर्ड आपको हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड बताया। उसके बाद फिर हमने आपको इसमें जो हमारा बेस स्टॉक प्राइस मेथड था उसके बारे में बताया और फिर स्पेसिफिक प्राइस मेथड के बारे में बताया। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और अपने थ्योरेटिकल यूज़ में इसको आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो थ्योरी के क्वेश्चन बनते हैं वो इनमें से बनते हैं और ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इनको आप अपने पास नोट कर लें, अच्छे से समझ लें और अगर आपको कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपको और अच्छे से इसे समझा सकें। तो गाइज़ हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गाइज़ अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।